हाय स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड। और लास्ट वीडियो मैंने बताया था आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उसका केस फर्स्ट डिस्कस हम लोग कर चुके हैं कि अगर पॉइंट हो एक्सियल पोजीशन में तो हम लोग कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल के, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसके ब्रॉड साइड में, एट ब्रॉड साइड यानी कि इक्वेटर पर है, तो हम लोग किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो देखिए डिस्कस कर रहे हैं कि नेक्स्ट आर्टिकल है, ये निकालना है हम लोगों को, और केस सेकंड है एट इक्वेटर, इक्वेटर पर निकालना है, एट ब्रॉड साइड ये निकालना। देखिए ये मानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये उसका मिड पॉइंट है O, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, चार्ज यहाँ पर है -Q, यहाँ चार्ज है +Q, मिड पॉइंट O से फर्स्ट चार्ज डिस्टेंस स्मॉल l, सेकेंड चार्ज डिस्टेंस भी स्मॉल l, और ये इक्वेटर है ये। अब यहाँ पर कोई पॉइंट मान लीजिए कि जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर है, ये है R डिस्टेंस पर, वेक्टर R डिस्टेंस है R, ये है वो पॉइंट P जहाँ पर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये पॉइंट P है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा आप जानते हैं उसकी डायरेक्शन होती है, वो होती है फ्रॉम -Q टू +Q, ये होता है, और वैल्यू होती है P = Q × 2L, ये वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अगर आप लोगों को इस पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करने के लिए आप लोग जो दो चार्जेस हैं उसकी वजह से सेपरेटली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पहले इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट पर जो कि EA होगी, फिर इसकी वजह से इस पॉइंट पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि EB होगी, और फिर वेक्टर मेथड से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर मेथड से दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज का वेक्टर सम कर देंगे, जो निकल के आएगा रिजल्टेंट वो ही इस पॉइंट पर, इसका मतलब इक्वेटर पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। आप देखिए कि हम लोग को निकालना है पॉइंट A की वजह से, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज फार्मूला होता है E = 1/4πε0 × Q/r²। तो Q तो पता है लेकिन डिस्टेंस नहीं पता, डिस्टेंस हमें AP और B में निकालनी होगी। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग ये करेंगे कि इससे इसको ज्वाइन करेंगे और ऐसे ही इससे इसको ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं कि जो ये डिस्टेंस, अगर ये L और ये R है, तो जो डिस्टेंस ये होगी √r² + L²। अगर ये L और ये R है तो डिस्टेंस होगी √r² + L², ये होगी। अब आप देखो, आप निकाल सकते हो, अब कुछ मुश्किल नहीं है क्या। अब पहले इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। मैंने बताया था जिस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी होती है उस पॉइंट पर हम लोग एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं +Q0, जो फोर्स लगता है उस पर वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होती है। हम लोग यहाँ पर रखेंगे +Q0, जो +Q0 रखेंगे, +Q0 जो होगा उसको -Q अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जब अट्रैक्ट करेगा तो जो डायरेक्शन होगी EA, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A, जो चार्ज रखा है A पर ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट A, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस डायरेक्शन में। फिर आप देखेंगे इसके से निकालनी है, यहाँ पर रखिए +Q0, तो +Q0 को जो +Q है जो प्लेस किया हुआ है पॉइंट B पर, वो रिपल करेगा, जो रिपल करेगा तो इसकी वजह से रिपल्शन फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, ये होगी E∗B। जितना E होगा उतनी ही EB होगी। आप कहेंगे ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा, ये दोनों इक्वल इसलिए होंगे क्योंकि आप देखिए चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। जब चार्ज भी सेम और डिस्टेंस भी सेम तो E और EB का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। मान लीजिए कि ये जो होगा ये E' होगा,
ये मान लेते हैं ये ई डैश होगा, तो इसकी वैल्यू भी ई डैश होगी। उसके बाद आप लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर दो वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो हम लोग पैरेललोग्राम मेथड से रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ई बी और ई ए, ये दो इंटेंसिटीज यहाँ पर वर्क कर रही हैं, दो इंटेंसिटी एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। तो नेट इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे। इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे और एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर लेंगे, ये फॉर्म कर लेंगे। और इसी पॉइंट P से, जिस पॉइंट पर निकालना था, इसी पॉइंट P से एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे, ये डायगोनल ड्रॉ करेंगे। तो आप देखेंगे ये डायगोनल आएगा, यही इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि इक्वेटोरियल को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमें निकालना है। आप देखिए कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। आप लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास में कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज जैसे कि ई ए और ई बी अगर 2 थीटा एंगल पर है, मानो अगर अल्फा एंगल पर है, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होती है, उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू अंडर रूट ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 ई ए इंटू ई बी इंटू cos alpha या cos 2 theta because angle between EA and EB is 2 theta in this case, हम निकाल सकते हैं। या फिर मैंने आपको बताया था कि एक और तरीका होता है रिजल्टेंट निकालने का, वो तरीका ये होता है कि हम लोग जो EB और EA हैं इनके वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कर दें। जो कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और इक्वल होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो कंपोनेंट एक डायरेक्शन में होंगे वो ऐड हो जाएंगे और उससे हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो वो मेथड हम लोग यहाँ पर अडॉप्ट करेंगे। उस मेथड अडॉप्ट करने के लिए आप देखिए, हम देख रहे हैं कि ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट P। इस पॉइंट P पर आप देखिए इस पॉइंट पर आप देखिए कि P पॉइंट से थीटा के नीचे EA एग्जिस्ट कर रहा है। P पॉइंट से थीटा के नीचे आप आइए और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E सफिक्स A, जिसका मैग्नीट्यूड है E डैश, ये मान चुके हैं हम लोग। और आप देखिए कि इसी P पॉइंट से थीटा के ऊपर ये है थीटा एंगल ऊपर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है EB वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड E डैश है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब आप जानते हो कि अगर हम लोग E A के कंपोनेंट करेंगे तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, ये क्या वैल्यू होगी इसकी E डैश साइन थीटा, ये कंपोनेंट होगा, और एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, क्या वैल्यू होगी इसकी E डैश cos थीटा, ये होगा। ऐसे ही इससे कंपोनेंट आप करोगे तो इसका कंपोनेंट एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट, ये होगा E डैश साइन थीटा, ये होगा, और एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन के लिए, इस डायरेक्शन में ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके आगे इसको ऐड कर दो इस डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू कितनी होगी E डैश cos थीटा, ये होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये और ये इक्वल एंड अपोजिट कंपोनेंट्स हैं, एक कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन जो E डैश cos थीटा इसकी वजह से और इसका कंपोनेंट E डैश cos थीटा ये एक डायरेक्शन में तो ये ऐड हो जाएंगे। तो आप लोगों को इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाया मैंने पॉइंट P को। आप देखिए कि E डैश cos थीटा प्लस E डैश cos थीटा, तो ये जो मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ये होगी E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू E डैश cos थीटा प्लस E डैश cos थीटा, इसका मतलब 2E डैश cos थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी इस डायरेक्शन में। और आप देखिए खास बात यहाँ पर ये है कि डायरेक्शन कौन सी होगी इसकी, P डायरेक्शन ये थी और E इक्वेटोरियल इस डायरेक्शन में, इसका मतलब वेक्टर P से अपोजिट डायरेक्शन में
ई इक्वेटोरियल यहाँ पर हम लोगों को मिलती है। ठीक है ना, फिगर ठीक से समझ लीजिए, फिगर अगर समझ में आएगी तभी आर्टिकल समझ में आएगा, अदरवाइज आर्टिकल क्लियर नहीं हो पाएगा। अब देखिए बहुत आसान सी बात है, आप जानते हैं, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अगर ये भी पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो EA, इसकी से निकालेंगे तो EB। आप लिखेंगे कि इफ EA वेक्टर एंड EB वेक्टर बी electric field intensities due to charges minus Q and plus Q placed at A and B respectively, then अगर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड EA, इसकी वजह से और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड EB है, तो हम इसी वाले फॉर्मूले से EA और EB निकाल सकते हैं। आप देखिए क्या होगा, EA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन AP स्क्वायर, इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन जो AP है वो है √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको हम E डैश मान लेते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड निकल के आया है उसको हम E डैश मान लेते हैं। और डायरेक्शन कौन सी होगी आप देखिए, डायरेक्शन होगी PA along PA वेक्टर, ये होगा इक्वेशन नंबर 6, ये आएगा। ऐसे ही अगर आपको EB निकालना है तो EB निकल के आएगा एंड EB ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है Q, ये रखा है चार्ज की डिस्टेंस, ये रही BP का स्क्वायर, BP स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है Q अपॉन BP है √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो जब ये E डैश था तो ये भी E डैश होगा। आप देखिए इससे मैग्नीट्यूड निकल के आया है, इसलिए ये भी E डैश होगा, ये भी होगा E डैश, और डायरेक्शन होगी इसकी along BP, along BP वेक्टर, इक्वेशन नंबर 7। अब उसके बाद की बात ये है कि आप देख रहे हैं कि आपने जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड EA और EB निकल के आई हैं उसके कंपोनेंट कर दिए हैं, और वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल अपोजिट कैंसिल आउट कर देंगे, और जो इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो एक डायरेक्शन में से ऐड हो जाएंगे और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करेंगे। आप लिखेंगे एज शोन इन फिगर, as shown in figure, vertical components of EA vector and EB vector are equal and opposite, so they will cancel out each other. But horizontal components E dash cos theta are in the same direction, so their resultant
will form the net electric field intensity E equatorial at P। तो कितना हो जाएगा E equatorial? आप देखिए E equatorial हो जाएगा इसकी वजह से ये E A cos थीटा और प्लस E B cos थीटा, एक ही बात है। E A cos थीटा प्लस E B cos थीटा, ये भी E डैश, तो E डैश cos थीटा प्लस E डैश cos थीटा, तो हो जाएगा 2 E डैश cos थीटा 2 E डैश की वैल्यू जो रहेगी कोई भी लिख दीजिए, एक ही बात है। ये इक्वेशन 6 या 7 से पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इंटू cos थीटा। फिगर से देखिए, ये देखिएगा cos थीटा इस ट्रायंगल से, तो जाएगा L अपॉन दिस, इसका मतलब OB अपॉन PB। ये हो जाएगा तो 1/4πε0 इंटू 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू जो OB L है और यह अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/4πε0 ये Q इंटू 12 अपन देखिए ये है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इस पावर 1 और ये पावर हाफ, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इस पावर 3/2, जो Q इंटू L होता है ये होता है P, तो E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इस पावर 3/2। ये निकल के आती है इक्वेशन नंबर 8। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन फिर आता है इसका स्पेशल केस कि अगर ये जो पॉइंट है ये बहुत दूर है, इतना दूर है कि L कम रह गया और R बहुत ज़्यादा हो गया, तब क्या होगा? और डायरेक्शन तो आप देख ही रहे हैं, डायरेक्शन जो आ रही है वो जो ए भी था एक डाइपोल, जो वेक्टर P था उसके एंटी पैरेलल डायरेक्शन, यानी पैरेलल टू ए बी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ये निकल के आ रही है इसकी डायरेक्शन। फिर हम देखते हैं इसका स्पेशल केस कि इफ R इज मच ग्रेटर देन L, तो जहां पर भी R और L के टर्म आ रहे होंगे उसमें L को नेगलेक्ट कर देंगे, जहां पर R का कंपैरिजन में हम लोग L को नेगलेक्ट कर देंगे। आप देखिए अगर ऐसा होगा देन जो टर्म लिखा हुआ है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू R स्क्वायर। इसका मतलब R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इस की पावर 3/2 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर इस की पावर 3/2 पावर टू कैंसिल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू R, ये हो जाएगा। ये पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 8 टू दिस वैल्यू 8, तो फ्रॉम इक्वेशन 8 तो आप देखेंगे कि E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन R, ये निकल के आ रहा है इक्वेशन नंबर 9। ये आ रहा है अगर आप देखें वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म तो E इक्वेटोरियल वेक्टर इज 1/4πε0 जहाँ लिखा है P, ये होगा माइनस वेक्टर P अपॉन R, ये हुआ इक्वेशन नंबर 10। ठीक है भाई, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी P के अपोजिट डायरेक्शन एंटी पैरेलल टू P। अब आप देखें कि यहाँ पर एक खास बात है, नोट में बात में मेंशन कर दे रहा हूँ। आपने देखा था कि जो एक्सेल क्वेश्चन फॉर्मूला आप देखें तो E एक्सेल आया था 1/4πε0 2P/RP और यहाँ पर ये फॉर्मूला है P/RP। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो E एक्सेल होता है वो डबल होता है E इक्वेटोरियल से। सिर्फ मैग्नीट्यूड की हम लोग बात कर रहे हैं।
और अगर डायरेक्शन आपको ध्यान ना रहे तो आप ध्यान रख सकते हैं। आप देखिए कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, अगर पॉइंट यहाँ देखिए ये जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पी, अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है देखिए ये आती फील्ड लाइंस और ऐसे आती है, तो इसका मतलब टुवर्ड्स पी ये होगा। लेकिन अगर पॉइंट यहाँ है या यहाँ है तो आप देखिए ये चलती फील्ड लाइंस जा रही है पी के, अगर पी रेशियो तो ये एंटी पैरेलल पी, अगर यहाँ पर पॉइंट है ये तो आप देखिए ये जा रही है। अगर पॉइंट यहाँ है तो आप देखिए यहाँ की प्लस ऐसा प्लस पी नॉट, तो ये रिपल जाएगी ऐसे, यानी पी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी इस तरीके। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं इस बात को कि जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो एक्सियल पोजीशन में तो वेक्टर पी डायरेक्शन में होती है, लेकिन अगर ये पॉइंट इक्वेटर पर यहाँ है यहाँ है यहाँ है कहीं पर भी है इक्वेटर पर, तो पी के एंटी पैरेलल हुआ करती है। अब नेक्स्ट आर्ट हमारे पास है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विडिस्टेंस एंड पैरेलल फील्ड लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं यूनिफॉर्मिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और यहाँ पर रखा हुआ है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये रखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये रखा हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये है ए बी। आप देखिए कि ये चार्ज है माइनस क्यू, ये चार्ज है प्लस क्यू, ये इसका मिड पॉइंट है ओ, तो ये डिस्टेंस एल और ये डिस्टेंस एल। अगर आप देखिए कि इसमें वेक्टर पी जो होता है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ करता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर जो वेक्टर पी एग्जिस्ट करेगा वो वेक्टर पी एग्जिस्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में। आप देखिए कि एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर ई, अगर ये एंगल है थीटा, तो आप जानते हो कि ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब हम लोगों को इस पर निकालना है कितना टॉर्क लग रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर कि मैंने बताया था आपको कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस रखे हुए हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो वो अपने ऊपर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, जो पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर एक फोर्स रहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये फोर्स रहेगा, इतना फोर्स होगा F इजिकल टू क्यू ई, ये फोर्स होगा। और आप देखिए कि इस पर जो फोर्स रहेगा वो रहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो ये फोर्स रहेगा इस डायरेक्शन में, जो फोर्स रहेगा F इजिकल टू क्यू ई, ये इस मैग्नीट्यूड का होगा। आप देखिए अगर हम साइन की वजह से लिखना चाहें तो अगर ये जो फोर्स है अगर ये प्लस एफ है तो जो ये वाला फोर्स होगा ये माइनस एफ होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, डायरेक्शन की बात करेंगे, अदरवाइज मैग्नीट्यूड सेम होगा F इजिकल टू क्यू ई। आप देखिए कि अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, इस पर एक फोर्स लगे जितना इधर लगे उतना इधर लगे, तो आप देखिए कि एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और ये घूम जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि टॉर्क होता है तो फोर्स होता है, अगर दो फोर्सेज लग रहे होते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो आप जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है टॉर्क का या कपल ऑफ फोर्स का, वो होता है आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाई द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ द फोर्सेज। आप देखिए कि ये फोर्स लग रहा है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, और ये फोर्स लग रहा है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इनके बीच की जो मिनिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके लिए हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ करेंगे। सपोज ये परपेंडिकुलर आया, ये परपेंडिकुलर आया एम, ये पॉइंट है एम, तो बी एम ये जो होगी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। अगर हम लोग बात करें ट्रायंगल ए बी एम में, इन ट्रायंगल ए बी एम, और हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो हम लोग साइन थीटा की बात करेंगे कि साइन थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू ये होगा बी एम अपॉन ए बी, बी एम अपॉन ए बी। बी एम की वैल्यू हमें निकालना है, और जो ए बी है ये है एल प्लस एल, इसमें 2l, तो यहाँ से जो बी एम निकल के आएगा ये होगा 2l साइन थीटा, ये है इक्वेशन नंबर 1। मैंने बताया टॉर्क लगेगा यहाँ पर, वो टॉर्क होगा टॉर्क आर द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ द फोर्सेस, तो टॉर्क हो जाएगा F मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस है बी एम, वैल्यू पुट कर देंगे, टॉर्क फोर्स की हो जाएगा क्यू ई, और बी एम है 2l साइन थीटा। हम लोग q और 2l को मिला लेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू जाएगा q मल्टीप्लाइड बाई 2l इंटू ई साइन थीटा, ये हो जाएगा।
द लिखा है Q इंटू 12, ये होता है P, तो हो जाएगा टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये निकल के आता है फॉर्मूला हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर जो P है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, जो E है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर कहीं पर फॉर्मूला आपने देखा होगा वेक्टर वाले चैप्टर में 11th क्लास में, अगर वेक्टर A और वेक्टर B इंक्लाइन है एंगल थीटा पर, तो A डॉट B होता है AB cos थीटा और A क्रॉस B होता है AB sin थीटा, और यहाँ पर आ रहा है PE sin थीटा। तो इसका मतलब कि P और E का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसको इन वेक्टर फॉर्म तो होगा वेक्टर टॉ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर P, ये फॉर्मूला होगा। एग्जामिनेशन में कभी कभी इसकी डायरेक्शन निकालने को आती है, तो ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है कि अगर ये वेक्टर P है और ये वेक्टर P है, आपको P क्रॉस ही निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर रखेंगे, यहाँ रखेंगे स्क्रू ड्राइवर और घुमाएंगे P से ही कर ये ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज। जब घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्क्रू होगा वो अंदर जाएगा, बंद होगा, अंदर मतलब इनवर्ड। तो यहाँ पर डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर टॉर्क इज इनवर्ड इन दिस फिगर। इस फिगर में डायरेक्शन उसकी इनवर्ड है। अगर आपसे ऐसे ही कहा जाएगा तो आपका आंसर होगा कि वेक्टर P और वेक्टर E को कंटेन करने वाले प्लेन की परपेंडिकुलरली होगी। आप जानते हैं कि A क्रॉस B की डायरेक्शन होती है, वो उस प्लेन की परपेंडिकुलर होती है जिसमें वेक्टर A और वेक्टर B लाई करते हैं, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन हुआ करती है। इसलिए यहाँ पर वेक्टर टॉर्क की डायरेक्शन जो होगी, वेक्टर टॉर्क डायरेक्शन जो होगी, वो वेक्टर P और वेक्टर E का जो प्लेन है, यानी प्लेन ऑफ द बोर्ड या प्लेन ऑफ द पेपर, उसके परपेंडिकुलर होगी। तो इनवर्ड या आउटवर्ड, इनवर्ड या आउटवर्ड में से कौन सी होगी, इसको डिसाइड करने के लिए हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल का इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया है। इसके स्पेशल केसेस देखिए, ये है पहला है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0, जब थीटा 0 होगा तो टॉ कितना होगा फ्रॉम A, तो टॉ इज इक्वल टू होगा PE sin 0, और sin 0 कितना था 0, इसे टॉ 0 हो जाएगा। दूसरे केस में कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो टॉ इज इक्वल टू PE sin 180, तो टॉ इज इक्वल टू PE sin 180 0 होता है, तो टॉ 0 हो जाएगा। तीसरी बात ये कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टॉ इज इक्वल टू हो जाएगा PE sin 90, और sin 90 की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है कितनी 1, तो टॉ इज इक्वल टू PE हो जाएगा, और ये टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है, टॉ मैक्सिमम इतना हो जाता है। हम लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं डेफिनेशन ऑफ वेक्टर P। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डेफिनेशन है, वेक्टर P डेफिनेशन, ये बता सकते हैं। आप देखिए कि अगर आप यहाँ से देखोगे कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टॉ मैक्सिमम कितना हो गया, ये हो गया PE, तो P इज इक्वल टू हो गया टॉ मैक्सिमम अपॉन P, ये निकल के आया। यहाँ से आप कह देंगे इफ E इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम, देन P इज इक्वल टू टॉ मैक्सिमम। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी इंटेंसिटी 1 न्यूटन पर कूलम है, यूनिट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को फील्ड को परपेंडिकुलरली रखते हैं, तो जितना मैक्सिमम टॉर्क ये इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस करेगा, वही उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, ये होगा। दूसरी बात ये, दूसरी खास बात ये कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरह से रखा है कि वेक्टर P और वेक्टर E या तो सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है, या तो सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों केस में टॉर्क 0 होगा। और जो नेट फोर्स होगा इस पर किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर किसी भी कंडीशन में, अगर वो यूनिफॉर्म एटम में रखा हुआ है, तो आप देखिए नेट फोर्स कितना लग रहा है, ये लग रहा है प्लस है और ये लग रहा है माइनस है।
तो हमेशा नेट फोर्स 0 होता है। इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।